वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th। तो आज का जो टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हो वो है कैपेसिटर। अगर चैप्टर 2 की मैं आप लोगों से बात करूं तो चैप्टर 2 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट हम लोग पोटेंशियल को लेके डील करते हैं और सेकंड पार्ट में हम लोग कैपेसिटर को लेके डील करते हैं। तो पार्ट 1 हमारा इसका फर्स्ट हो गया, आज से पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है और ये पूरा कैपेसिटर हम लोग अराउंड 6 से 7 वीडियोज़ में कवर अप करेंगे। मे भी हो सकता है 8 वीडियोज़ हो जाएं, लेकिन पूरा तरीके से कैपेसिटर हम लोग कवर अप करेंगे। और आज की वीडियो जो है वो है इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटर की कैपेसिटर होता क्या है और उसका फंक्शन क्या होता है, कि उसे हम लोग यूज़ क्यों करते हैं और डेली लाइफ में कैपेसिटर कैसा दिखता है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों के बहुत सारी क्वेरीज होते हैं, मैंने कमेंट अक्सर करके पढ़े हैं वीडियोज़ पे। बच्चों का एक बड़ा प्यारा सा कमेंट होता है कि सर क्या ये वीडियोस बोर्ड के लिए सफिशिएंट हैं। तो बच्चों नो डाउट जितनी भी वीडियोस मैं कवर अप कर रहा हूं आप लोगों के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है आपके बोर्ड के लिए। ये जो कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं ये मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में प्रोवाइड करता था, जहां की मैं अच्छी खासी फीस चार्ज करता था। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर YouTube पे आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सारे टॉपिक्स कवर अप कर रहा हूँ, आप लोग अपनी NCERT खोल के देख लीजिएगा और एक बार वीडियोस चेक करना, इसमें आपको पूरा कंटेंट वही मिलेगा जो आपके CBSE की गाइडलाइंस हैं सिलेबस के रिगार्डिंग। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर, कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन होने वाला है आज की वीडियो में, ठीक है। तो कैपेसिटर होता क्या है? अच्छा, आप सब लोगों ने कैपेसिटर देखा हुआ है लेकिन उसका नाम दूसरा है जो घरों में अब तक हम लोग सुनते आए हैं। उसे कंडेंसर वर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? कंडेंसर। आपने सुना होगा कि फैन धीरे चल रहा है, इसका कंडेंसर में भी खराब हो गया, कंडेंसर चेंज करवा दो। एक सिलेंड्रिकल शेप का व्हाइट कलर का फैन वगैरह में आपने लगा हुआ देखा होगा, बाहर की साइड ही लगता है, जो कि क्या होता है? कंडेंसर। उसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है, एक सिलेंड्रिकल शेप होती है, छोटा सा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। ये होता क्या है जो घरों में वर्ड हम लोग यूज करते हैं? कंडेंसर, ठीक, कंडेंसर। और इसी को बोला जाता है बच्चों कैपेसिटर। क्या बोला जाता है बच्चों? कैपेसिटर। ये जो कंडेंसर है यही हमारा कैपेसिटर होता है और इसी के बारे में हम लोगों को आज पढ़ाई करनी है। अच्छा चलिए, ये तो हमें पता पड़ गया कि ये कैपेसिटर होता है। अब इसे यूज क्यों करते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि कैपेसिटर की जरूरत क्या पड़ रही है फैन वगैरह में लगाने के लिए। तो बच्चों होता क्या है कि हमारे कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे फैन हुआ, कूलर हुआ, इनको क्या होता है बहुत हाई वैल्यू ऑफ करंट चाहिए होता है ड्यूरिंग स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे अगर मैं फैन की बात करूं तो एक फैन जनरली जो मुश्किल से कितना करंट कंज्यूम करता होगा? 5 एम्पियर से लेके 7 एम्पियर जो करंट कंज्यूम करता है जब वो फैन रोटेट कर रहा होता है। लेकिन स्टार्टिंग ड्यूरेशन में जब वो चलना स्टार्ट करता है तब उसको जो करंट की जरूरत होती है वो अराउंड 25 से 30 एम्पियर की जरूरत होती है। बात आई समझ में कि यार वो ऑपरेट तो 5 एम्पियर पे कर रहा है। यार प्रैक्टिकली सोच के देखो कि कोई भी चीज हो उसको स्टार्ट करने में ज्यादा एनर्जी लग रही होती है, कोई भी चीज हो स्टार्ट करने में ज्यादा एनर्जी लगती है। कोई भी काम हो, किसी लड़की को अप्रोच कर रहे हो, अप्रोच करने में टाइम लगता है ना, एक बार अप्रोच कर दो उसके बाद आप फ्लुएंटली उससे बात कर सकते हो। सेम वे में कोई भी अप्लायंस हो, जैसे कोई गाड़ी है मान के चलो बंद पड़ गई, उसमें आप धक्का लगा रहे हो, तो आप जब धक्का लगाओगे ना तो इनिशियल स्टेज में आपको थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। उसके बाद जब वो एक बार मूव करने लग जाएगी तो फिर आप इजीली उसे मूव करा सकते हो। इट मीन्स ये कि कोई भी काम हो इनिशियल स्टेज में एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता है वो कंपैरेटिवली अपनी मिडिल स्टेट में जाके या फिर एक बार फ्लो बनने के बाद। सेम वे में हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, जब वो ऑपरेट कर रहे होते हैं तो इनिशियल स्टेज में उन्हें कुछ करंट ज़्यादा चाहिए होता है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या वो ज़्यादा करंट हम अपने घर से प्रोवाइड नहीं करा सकते? तो आंसर है नहीं करा सकते। आंसर है नहीं करा सकते, ठीक है। हमारे घरों में जो करंट की वैल्यू होती है ना वो 25 से 30 एम्पियर तक ही होती है। कितनी होती है? 25 से 30 एम्पियर तक। ये मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया। कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जो शुरुआत में करंट की वैल्यू चाहिए होती है वो 30 से लेकर 50 एम्पियर तक चाहिए होती है। अब बात आती है 30 से 50 एम्पियर हम लोग प्रोवाइड कैसे कराते हैं? तो वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं कैपेसिटर की मदद से। किसकी मदद से बच्चों? कैपेसिटर की मदद से। यानी ये कि जो ये कैपेसिटर है ये एक एक्स्ट्रा करंट प्रोवाइड करने का काम करता है। अब वो एक्स्ट्रा करंट प्रोवाइड करता कैसे है? ये अपने पास चार्ज स्टोर कर लेता है। क्या स्टोर कर लेता है बच्चों? चार्ज स्टोर कर लेता है। और वो चार्ज स्टोर करने के बाद क्या करता है कि मान के चलो ये फैन है, इसे हमें रोटेट कराना है।
इससे हमने एक कैपेसिटर लगा दिया। अब उस कैपेसिटर के पास क्या है, चार्ज स्टोर्ड है, चार्ज स्टोर्ड इन द सेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है उसके पास। तो जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो कैपेसिटर पूरी एनर्जी इसे एक साथ दे देगा। सडन, ऐसा नहीं धीरे धीरे, एक साथ इसे दे देगा, मतलब एक धक्का लगाने का काम करेगा फैन में। और जैसे ही इसे एक बार स्पीड मिल जाएगी, फिर वो अपना वही नॉर्मली 5 एम्पीयर या फिर घर की लाइट में ऑपरेट करने लग जाएगा। बात समझ आई कैपेसिटर की? देखिए ये वीडियो जो है ना, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आगे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनका बेस यहीं से रहेगा, ठीक है? तो लिख लीजिए, सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विजिबल है बच्चों बोर्ड पे, ठीक है? सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रिक्वायर वेरी हाई करंट ड्यूरिंग स्टार्टिंग पॉइंट, यानी शुरुआत में बहुत हाई करंट चाहिए। और वो हाई करंट की वैल्यू क्या होती है, अराउंड आप ये मान लीजिए 25 से लेके 50 एम्पियर तक हो सकती है। तो क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि सर ये 25 से 50 एम्पियर बहुत ज़्यादा हाई है क्या? बिल्कुल हाई है बच्चों, बहुत हाई वैल्यू ऑफ करंट है ये। तो सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रिक्वायर वेरी हाई करंट ड्यूरिंग स्टार्टिंग पॉइंट, लाइक फैन हो गया आपका, कूलर हो गया। ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इनिशियल स्टेज में बहुत हाई वैल्यू ऑफ करंट रिक्वायर करते हैं। तो क्या होता है, वो हाई वैल्यू ऑफ करंट हमें किससे मिलती है? कैपेसिटर से। किससे मिलती है बच्चों? कैपेसिटर से। तो आप यहां लिखोगे, टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट ऑफ करंट बोलो या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी यूज कैपेसिटर। तो इस वैल्यू को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों? कैपेसिटर यूज करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि पता कैसे चलेगा कि किस कैपेसिटर, मतलब बात समझना भाई, कि एक तो मान के चलो एक छोटा फैन है, जैसे घर में जो लगता है 48 इंची या फिर 56 इंची मान लीजिए, उसमें कैपेसिटर लगा। अरे मेरे कहने का मतलब है कि जो कैपेसिटर होते हैं इनकी अलग अलग वैल्यू के आते हैं। आप जब शॉप पर जाओगे परचेस करने तो अलग अलग वैल्यू के कैपेसिटर रखते हैं। तो ये कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा कैपेसिटर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है या फिर कौन सा कैपेसिटर कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? तो वो चीज़ डिफाइन करेगी उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। मेरी बात समझ आई भाई? कैपेसिटर तो हमने पढ़ लिया कि कैपेसिटर एक ऐसा एक्सटर्नल सर्किट है जो हमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? एक एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रोटेट कराने के लिए या फिर फंक्शन कराने के लिए। लेकिन वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है, ये चीज डिपेंड करता है कि उसका कैपेसिटेंस क्या है, अरे बात समझो ना, रेजिस्टर पढ़ा था आपने। रेजिस्टर क्या था? रेजिस्टर एक प्रॉपर्टी थी, या फिर मैं कहूँ कि रेजिस्टर एक करंट को अपोज करता था, लेकिन कितना अपोज करेगा वो उसका रेजिस्टेंस डिफाइन करता था। इसी तरीके से कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक एक्सटर्नल सपोर्ट दे रहा है आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, लेकिन कितनी सपोर्ट दे रहा है वो उसका कैपेसिटेंस डिफाइन करेगा, ठीक है? इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वो सी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? सी से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और इसके अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, दो पैरेलल लाइंस बना दीजिए, ये कैपेसिटर को डिफाइन करेगा। देखो रजिस्टर वाले सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर अप किए जाएंगे। रेजिस्टेंस को हमने सीरीज और पैरेलल में लगाया था, कैपेसिटर के साथ भी वही खेल करेंगे, सीरीज और पैरेलल वाला। तो काफ़ी सिमिलर है उससे, या फिर मैं ये कहूँ कि वो भी एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी कंडक्टर की, ये भी एक प्रॉपर्टी होगी। और एक और पढ़ोगे मैग्नेटिज्म चैप्टर में, इंडक्टर। तीन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के, या फिर मैं कहूँ कि तीन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर। रजिस्टर पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर स्टार्ट हो गया, इंडक्टर मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? तो चलिए हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिकल। तो देखो बच्चों, हमने थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिया कि कैपेसिटर क्या था। एक ऐसी एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे आप अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट को, जिसकी मदद से कुछ एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड हो रही थी आपके कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, और वो एक्सटर्नल एनर्जी किस फॉर्म में थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। इज दैट क्लियर? अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था
कि ये कैसे पता पड़ेगा, जैसे आपको दो कैपेसिटर दे दिए कि कौन सा कैपेसिटर आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा कैपेसिटर आपको कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये चीज़ डिफाइन करेगी उसका कैपेसिटेंस, कि उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है। ठीक है, तो अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंडर ही आता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब समझना, जैसे कि मान के चलो दो कैपेसिटर है मेरे पास, ये दो कैपेसिटर हैं, मैं कहूं कि इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा है, बात समझना मेरी, कि ये रेड वाले का कैपेसिटेंस अगर ज्यादा है और ब्लैक वाले का कैपेसिटेंस अगर कम है, तो ज्यादा कैपेसिटेंस का मतलब है कि इसने ज्यादा चार्ज स्टोर कर रखा है अपने पास। बात आई समझ में, मैंने क्या बोला, कि इसने अपने पास कुछ ज्यादा चार्ज स्टोर कर रखा है कंपैरेटिवली इसके। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, यानी किसी कंडक्टर की जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी चार्ज को स्टोर करने की, मैं ये कहूँगा कि उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है। बात आई समझ में। अच्छा एक बात और समझो कि अगर मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, अगर मेरे पास ये कोई कंडक्टर है और इसके पास कुछ चार्ज है Q, इसके पास कुछ चार्ज है Q, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल भी होगा, अरे हाँ या ना, यानी इसके पास कुछ पोटेंशियल भी होगा। किसी भी बॉडी के पास अगर चार्ज होता है तो उसके पास अपना कुछ का खुद का कुछ पोटेंशियल भी होता है। अच्छा अगर मैं ये चार्ज बढ़ा दूं, अगर ये मैं चार्ज बढ़ा दूं तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। अगर ये मैं चार्ज डबल कर देता हूं, चार्ज क्या कर दूं 2Q, तो पोटेंशियल भी 2V हो जाएगा, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड करता था। तो इट मीन्स ये इफ वी इंक्रीज चार्ज ऑन कंडक्टर देन पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस, पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस। अरे हाँ या ना बच्चों, यानी ये कि आप जितना चार्ज बढ़ा रहे हो उसके साथ साथ आपका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, जितना आप चार्ज बढ़ा रहे हो उसके साथ साथ उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, जब आप इक्वल लगाते हो तो यहाँ पे जब आप इक्वल लगाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा C, कांस्टेंट क्या आएगा बच्चों C, और ये C ही क्या होगा कैपेसिटेंस, ये C ही क्या होगा आपका कैपेसिटेंस। तो यहां से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी Q/V, C की वैल्यू आ जाएगी Q/V। अच्छा यार लिंक करके देखो ना, इसी तरीके से रेजिस्टेंस भी तो पढ़ा था हमने, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, एक फॉर्मूला होता था V = IR, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या निकल के आती थी V/I। इट मीन्स ये कि कैपेसिटेंस कुछ रेजिस्टेंस की तरह सिमिलर चीज है, कुछ सिमिलर चीजें, फर्क इतना है, फर्क अभी समझ आएगा आपको, वो चीजें अपोज करती थी और ये सपोर्ट कर रही है, ये सपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आता है Q/V, अच्छे से याद कर लेना, बहुत जगह जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की, कहीं कहीं हमें Q = CV की जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं C = Q/V की जरूरत पड़ेगी, और कहीं कहीं V = Q/C की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर जब मैं इन फॉर्मूलेस को याद करूं तो आप ये मत कहना कि सर समझ नहीं आया ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ से मैं एक फॉर्मूला भी निकाल, ये फॉर्मूला जो निकल के आया यहाँ से मैं एक डेफिनेशन निकाल सकता हूँ कैपेसिटेंस की। देखिए ये मेरे पास फॉर्मूला था Q = CV, अगर मैं V = 1 वोल्ट ले लूँ, यानी अगर V की वैल्यू क्या ले लूँ बच्चों मैं 1, तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से Q की वैल्यू आ जाएगी C के बराबर। अरे हाँ या ना, अगर मैं V की वैल्यू 1 रख दूँ तो Q = क्या आ जाएगा C के बराबर। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या निकल के आ गई कैपेसिटेंस की, द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल by 1 volt, the amount of charge given to conductor to increase its potential by 1 volt is its capacitance। अरे हाँ या ना भाई, आप देखो यार डेफिनेशन, हमने यहाँ से एक डेफिनेशन बनाई,
हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया Q इक्वल टू सी वी। मैंने V की वैल्यू 1 रख ली, V की वैल्यू जैसे मैंने 1 रखी तो Q इक्वल टू सी निकल के आ गया, Q इक्वल टू सी निकल के आ गया। इट मीन्स ये कि आपने इतना चार्ज दिया कंडक्टर को, आपने कंडक्टर को इतना चार्ज दिया कि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो गया। द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू कंडक्टर टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, और उसी ड्यूरेशन में जो वैल्यू निकल के आती है वही आपकी किसके बराबर होती है, कैपेसिटेंस के बराबर, इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। तो देखिए ये ना ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशंस आपकी ऑब्जेक्टिव में बन सकती हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत लाइटली मत लिया करो यार, पढ़ने में क्या जा रहा है, जब मेन टॉपिक पढ़ रहे हो तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, ऐसा यूनिट ऑफ जो होती है कैपेसिटेंस की, ऐसा यूनिट होती है बच्चों फराड, ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है फराड, एफ। चलिए देखिए, अगर एस आई यूनिट की बात करें हम इसकी, तो ऐसा यूनिट होती है बच्चों इसकी फराड, ठीक है। और सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें इसकी, सीजीएस यूनिट वो है स्टेट फराड, स्टेट फराड। अभी रिलेशन बताऊंगा इन दोनों का रिलेशन क्या होता है। अच्छा एक बात देखो, यहाँ से एक और बात निकल के आती है कि कैपेसिटेंस जो है वो है स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ये ध्यान रखना अच्छे से कि इसकी ऐसा यूनिट होगी बच्चों फराड, और सीजीएस यूनिट स्टेट फराड, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए, अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन 1 फराड, ठीक है, डिफाइन 1 फराड। प्री बोर्ड्स में काफ़ी स्कूल देते हैं इसे। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, C इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला पढ़ा यार, अभी पढ़ा ना, देखो Q इक्वल्स टू सी वी था हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से Q अपॉन V, C की वैल्यू आ गई यहाँ से Q अपॉन V। अगर मैं Q की वैल्यू ले लूँ 1 कूलम, अगर मैं चार्ज ले लूँ बच्चों 1 कूलम, और पोटेंशियल भी ले लूँ 1 कूलम, सॉरी पोटेंशियल ले लूँ 1 वोल्ट, गलत हो गया, हो जाता है कभी कभी। तो देखो हमारा फॉर्मूला था C इक्वल टू Q अपॉन V, और कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट हमारी क्या थी, फराड, फराड थी। और Q और ये हमने क्या क्या ले लिया, 1 कूलम और 1 वोल्ट, 1 कूलम और 1 वोल्ट। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, मैंने बस वैल्यूज रिप्लेस किए। कैपेसिटेंस की देखो, कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट लिख ली फराड, चार्ज की ऐसा यूनिट लिख ली कूलम, और वोल्टेज की ऐसा यूनिट लिख ली वोल्ट, और सबके आगे 1 1 लगा दिया। जो बच्चे शुरू से मुझसे पढ़ते आए हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं मैं ऐसी डेफिनेशंस कैसे डिराइव करवाता हूँ। चलिए, अरे यार कुछ नहीं किया, देखो कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट लिख दी फराड, चार्ज की कूलम, और पोटेंशियल की वोल्ट, सबके आगे 1 1 लगा दिया। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से मैं 1 फराड की डेफिनेशन निकालता हूँ। अच्छा खुद से निकाल के देखो क्या होगी डेफिनेशन, कोशिश करके देखो। अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज दूं, अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज दूं और उतना चार्ज देने के बाद उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर जाए, इतना चार्ज देने के बाद उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज कर जाए, 1 वोल्ट, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1 फैराड। कुछ टफ था क्या, लिख लीजिए। चलिए थोड़ा सा रब कर देता हूं उसे। The amount of charge 1 coulomb is given to a conductor. The amount of charge 1 coulomb is given to a conductor and its potential is increased by 1 volt. Then its capacitance is said to be 1 फैराड। अरे हाँ या ना, अगर आप ऐसा करते हो तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1 फैराड। चलिए मैं एक रिलेशन और बताने वाला था। 1 फराड जो है वो किसके बराबर होता है, 9 × 10⁻11 स्टेट फराड के बराबर, 9 × 10⁻11 स्टेट फराड के बराबर। अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन ये और बनता है, यार बहुत गर्मी हो रही है इसलिए बार बार आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। जैसे कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं विदाउट फैन वीडियो शूट करता हूँ, वरना बहुत नॉइज़ आएगी, आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी, आप लोग मुझे गालियाँ दोगे कि सर कैसी वीडियो शूट कर रहे हो। चलिए अब मैं यहाँ से बता दूँ कि अगली वीडियोज़ मेरी किस बारे में होने वाली हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप लोग घर से करके देख रहे हैं कि क्या किसी बॉडी को आप अगर 1 फैराड
कैपेसिटेंस प्रोवाइड कर रहे हो। बात समझना कि अगर किसी बॉडी को आप 1 फैराड कैपेसिटेंस प्रोवाइड कर रहे हो तो वो बॉडी कितनी बड़ी होगी, या फिर मैं कहूँ कि उसका रेडियस वगैरह कितना होगा, कोशिश करके देखना। हालांकि अभी शायद आप मुश्किल कर पाओगे, क्योंकि अगला टॉपिक मैं स्फेरिकल कैपेसिटेंस के बारे में कराने वाला हूं कि अगर कोई एक स्फेरिकल बॉडी है तो उस स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, या फिर आप मैं कहूँ कि एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला निकलवाऊंगा। लेकिन ये जो बेसिक्स था ये बहुत ज़रूरी था। आप जो भी वीडियो देखते हो बिना स्किप करे देखा करो, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो जल्दी जल्दी देखने की वजह से तो मे बी आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर मैं कहूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर सकते हो। भले ही आप वीडियो को तेज कर लीजिए, तेज करके देख लीजिए, लेकिन अच्छे से पढ़ते रहिए। अगली 7-8 वीडियो में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद कुछ इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसी तरीके से आपके 2 चैप्टर्स ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर से बोलता हूँ, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑलमोस्ट 40% स्ट्रेंथ ऐसी हमारे चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक और कमेंट पक्का करा करो आप लोग वीडियोस देखने के बाद। ठीक है, थैंक यू।